शाम को अमित घर में आया तो उसने गुस्से हुए जोर से सारिका को आवाज लगाई तो उमा देवी ने कहा कि आज महारानी बिस्तर से नहीं उठी है और सारा काम हमने खुद किया है, खाना भी खुद बनाया है। यह सुनकर अमित और भी आग बबूला हो गया। तभी अंदर से सारिका निकल कर आई। वह थोड़ा लड़खड़ा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी अमित ने अनदेखा किया और उसे गुस्से में पूछा कि आज तुम बैंक क्यों गई थी। अमित के मुंह से यह बात सुनकर उमा देवी भी चौंक गई। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा कि बेटा यह जा रही थी तब मैंने पीछे से आवाज देकर भी पूछा था, लेकिन यह किसी को कुछ बताना ही कहाँ चाहती है। अमित ने फिर से दहाड़कर सारिका से कहा कि सारिका, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम आज बैंक में क्या करने गई थी? तुमने वह आरडी क्यों बनवाई है? सारिका ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारिका जल्दी से किचन का काम खत्म कर रही थी। ऑफिस से आकर रोज खाना बनाने में और फ्री होने में उसको रात के 11 बज जाते थे। जैसे ही वह काम से फ्री होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो उसके देवर विकास ने उसे कहा कि भाभी, आपके मम्मी अपने कमरे में बुला रही हैं। यह बात सुनकर सारिका के माथे में बल पड़ गए और वह सोचने लगी कि इतनी रात को माँ जी को मुझसे क्या काम है। मैं तो पहले ही इतनी थक गई हूँ। एक तो इस घर में कोई काम में ज़रा भी मदद नहीं करता है, ऊपर से अब कमरे में जाने क्या होने वाला है। उसने बर्तन समेटकर जल्दी से पल्लू से हाथ पोंछे और सास के कमरे में पहुँच गई। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि पूरा घर सासू माँ के कमरे में जमा था। उसका पति, देवर, ननद और सास ससुर सब के सब बैठे हुए थे। उसके आते ही सासू माँ ने कहा, सारिका, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। सारिका तो पहले ही मन में डर गई थी कि जाने क्या हो गया है जो सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर से सास ने ऐसा कहकर उसकी और भी डरा दिया। वह अपने पूरे दिन की कार्यशैली पर सोचने लगी कि मैंने आज कहाँ गलती की, लेकिन उसे अपनी कोई गलती याद नहीं आई। सासू माँ ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि सोच समझ कर खर्च किया करो। यह सुनकर सारिका सोच में पड़ गई कि मैं ऐसा क्या खर्च कर दिया जो मम्मी ऐसा बोल रही हैं। सास को जवाब चाहिए था, लेकिन सारिका के चेहरे पर सवाल नजर आ रहा था। तो उसके पति अमित ने उसे झुंझलाकर कहा, सारिका, अब ना समझने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है कि तुमने क्या किया है। अमित की बात सुनकर ससुर जी भी बोल पड़े, बहू, हर काम में सास ससुर की सलाह सबसे पहले लेनी चाहिए, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? इस बार सारिका गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, आप सब लोग मुझ पर उंगली तो उठा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है। तभी उसके देवर ने आंख निकाल कर कहा, भाभी, आप जानती हो लेकिन बन रही हो। अरे, आपने वैशाली को उसकी शादी की सालगिरह पर 2000 भेजे हैं क्या? आपने यह करने से पहले किसी से पूछा था? सारिका ने अपने माथे में हाथ मारकर कहा, पापा जी, मम्मी जी, वैशाली की शादी की पहली सालगिरह थी और उसने हमें बुलाया था। हम नहीं जा पाए थे तो मैंने उसको 2000 गिफ्ट के बदले भेज दिया और कहा कि जो उसका मन हो वह खरीद ले। आखिर किसी को यह तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम गिफ्ट ना देने की वजह से नहीं गए। सासू माँ ने आंखें तरेर कर कहा, बहू, अभी तुम्हें 1 महीना हुआ है और तुम्हें पहले ही समझ दिया गया था कि किसी से बिना पूछे कोई काम नहीं होगा, मगर फिर भी तुमने 2000 भेज दिए। अरे, पैसे क्या पेट पर लगाते हैं? और 2000 क्या छोटी रकम होती है? और फिर हमसे कोई गया भी नहीं, ना ही किसी ने दावत खाई।
सारिका सबकी ऐसी सोच देखकर हैरान खड़ी रह गई। आखिर ऐसा करके उसने घर का ही तो सम्मान बचाया था, इसमें गलत कब से हो गया। सारिका फिर से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अमित ने उसकी बात को बीच में रोककर कहा, देखो सारिका, अब तो तुमने ऐसा कर दिया है, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। सारिका चुपचाप गुस्से में अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी अभी अमित के आते ही उसे समझाएगी। लेकिन जब अमित कमरे में आया तो उल्टा उसे ही डांटते हुए बोला, सारिका, मैं आगे से यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। सारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे लोग हैं और उनकी कैसी सोच है। अभी तो शादी को 1 महीना ही हुआ है और यह अभी से मेरी सैलरी कैसे खर्च होगी यह तय कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब सारिका को घर का काम करके जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह घर पर ही बहुत थक जाती थी और फिर ऑफिस में जाते ही वह काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिससे कि उसे रोजाना डांट भी पड़ रही थी। एक दिन उसने सुबह सुबह ऑनलाइन बुकिंग करके एक नौकर बुला लिया, उससे खाना बनवाने लगी। उस नौकर ने नाश्ता और खाना बनाया और उसके साथ साथ बर्तन भी धो दिए। लेकिन जब सासू माँ ने सारिका को रसोई से बाहर देखा, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे बहू, तुम बाहर खड़ी हो तो रसोई में काम कौन कर रहा है? यह बर्तन धोने की आवाज़ कैसे आ रही है? तो सारिका ने कहा, मम्मी जी, मैंने 1 टाइम काम करने के लिए एक नौकर बुलाया है, उसने सारा काम कर दिया है और अब बस जाने वाला है, उसके लिए मुझे पेमेंट करनी होगी। सासू माँ तो सुनते ही भड़क गई और बोली, बहू, तुम चाहे जितना भी कमाती हो या फिर जितनी भी रईस घर से हो, मगर यहाँ कोई नौकर काम नहीं करेगा, क्योंकि नौकरों के घर में काम करने से घर में बरकत नहीं होती है और फिर हमारे पास पैसों का खजाना तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बुकिंग करके नौकर बुला सकते हैं और पैसे दे सकते हैं। सारिका ने हंसते हुए कहा कि मम्मी जी, इतना मत सोचिए, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगी। सासू माँ दहाड़कर बोली, बहू, इस तरह मुस्कुराकर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तनख्वाह को उड़ाती फिरोगी। एक पैसा भी मेरी बिना मर्जी के खर्च नहीं होगा। सारिका तो हक्की बक्की देखती रह गई। अंदर नौकर काम कर रहा था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने अंदर जाकर तुरंत अपने पति और देवर की टिफ़िन पैक किए और चाय बनाने रख दी। इतनी देर में उसने जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किया और सास ससुर को चाय देकर ऑफिस चली गई। सासू माँ ने अपने पति को जब यह सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि उमा, बहू के पंख निकल रहे हैं, अगर तुमने इनको अभी नहीं काटा तो यह फैल जाएंगे और फिर हमारा रहना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह हमारी एक नहीं सुनेगी। उमा देवी मन ही मन सोच रही थी कि अब वह उसको ऐसा कुछ नहीं करने देगी। अमित और उसका छोटा भाई रचित दोनों ही अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ पर रख देते थे और उनकी माँ उमा देवी ही घर का खर्च चलाती थी। पूरे महीने उनके बेटे हर खर्च के लिए उनसे ही पैसे मांगते थे, लेकिन अब उन्हें समस्या यह थी, बहू उनको अपनी तनख्वाह नहीं दे रही थी और मन मर्जी खर्च कर रही थी। सारिका को कम की समस्या थी। जब सासू माँ ने कह दिया कि घर में नौकर नहीं लगेगा, तो एक दिन वह देर से सोकर उठी और उसने सीधे खाना बनाया और सबसे कह दिया कि आज मैं नाश्ता नहीं बना पाई हूँ, आप सब लोग ब्रेड बटर खा लेना, लेकिन मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना खाना लेकर सारिका तो चली गई, लेकिन ससुर जी ने कहा, उमा, अपनी बहू बहुत बदतमीज़ हो गई है, अगर इतनी देर हो जाती है तो जल्दी क्यों नहीं उठती है? मैं ब्रेड नहीं खा सकता, मेरा पेट खराब हो जाता है। एक काम करो, इसीलिए तुम मेरे लिए बेसन के चीले बना दो। उमा देवी ने अपनी बेटी सीमा से कहा,
कि अपने पापा के लिए चीले बना दो, तो सीमा ने तपाक से मना कर दिया और कहा, मम्मी मुझसे तो बनते ही नहीं हैं, सबके सब टूट जाते हैं और पापा को वह पसंद नहीं आएंगे, इसीलिए आप खुद बना लो। उमा देवी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए चीले बनाने पड़े, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि आज बहू को आने दे, इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। शाम को 7 बजे रोज की तरह जब सारिका घर में आई तो उमा देवी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, बहू अगर तुम सुबह सारे काम नहीं कर पाती हो तो जल्दी क्यों नहीं उठती हो? मैं देखती हूँ कि तुम्हारे कमरे की लाइट 12 बजे तक जलती रहती है। तुम्हें पता भी है कि इस महीने बिजली का बिल कितना आया है। अरे जल्दी सो गई तो बिजली का बिल भी बचेगा और सुबह का काम भी समय पर हो जाएगा। यह देर तक सोने का चलन यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। सारिका जी आज गुस्से से भड़क गई और बोली, मम्मी जी आप चाहती क्या हैं? मैं लॉकर लगाना चाहूँ तो आपने लगाने नहीं दिया। आपको नजर आ रहा है कि मैं इतना सारा काम सुबह नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई भी उठकर मेरी मदद नहीं करता है, बल्कि सीमा को मेरी मदद करनी चाहिए, मगर वह तो घोड़े बेचकर सोती रहती है। अगर आप चाहती हैं काम समय पर हो तो या तो सीमा से कहिए कि मेरी मदद करवाए, नहीं तो मैं नौकर रख लूंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मैं सिर्फ खाना बनाकर जाऊंगी। नाश्ता आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। सासू माँ अपनी बहू को घूर कर देखती ही रह गई। सारिका वहां से टका सा जवाब देकर निकल गई और इससे सासू माँ के तन बदन में अंगारे से सुलगने लगे। सारिका ने रात को खाने में खिचड़ी बनाई और कह दिया कि आज मैं बहुत थकी हूँ और ज्यादा कुछ बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। उमा देवी ने इसकी शिकायत अमित से की और कहा कि इस तरह तो यह एक दिन हम पर हुक्म चलाने लगेगी। इसको एक गिलास पानी भी हमें नहीं देना पड़ेगा। तुम अपनी बीवी को समझाओ, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। अमित नाम रात के समय कमरे में जाकर सारिका से कहा कि सारिका अब पानी फिर से ऊपर जा रहा है। तुम घर में अपनी तानाशाही क्यों चला रही हो? तुमने किसी से खाने के लिए नहीं पूछा और अपनी मर्जी से खिचड़ी बना दी। अरे हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं तो क्या रात को खिचड़ी खाने के लिए करते हैं? सारिका ने तिल मिलाकर अपने पति से कहा, अमित तुमने बिल्कुल सही बात कही। जिस तरह तुम खिचड़ी खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हो, उसी तरह मैं भी किसी की खरी खोटी सुनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। खिचड़ी खाने का शौक मुझे भी नहीं है, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे बताने के बावजूद भी यहाँ किसी ने मेरी तबीयत नहीं पूछी, लेकिन सबको खिचड़ी पर गुस्सा आ रहा है। यह बात सुनकर तो अमित के मुंह पर ताला ही लग गया और वह चुपचाप पीठ फेर कर सो गया। अगले दिन सारिका उठी तो उसे हल्का बुखार था। उसने अमित से कहा कि अमित आज मुझे बुखार महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ, लेकिन मैं आराम करूँगी। माँ जी से कह देना कि मुझे परेशान ना करें। उमा देवी ने अमित से पूछा कि आज महारानी अभी तक उठी क्यों नहीं है, तो अमित ने कह दिया कि उसको बुखार हो रहा है और आज वह ऑफिस की भी छुट्टी पर है। उमा देवी दनदनाते हुए कमरे में गई और बोली, बहू ये इतने नाटक यहाँ नहीं चलेंगे, और तुम सोचती हो कि तुम हम पर हुक्म चलाओगी, तो यह भी नहीं होगा। मेरे दोनों बेटे तनख्वाह मेरे हाथ में देते हैं, मगर तुमने कभी मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। हमने अपनी सास के सामने कई बार तपते हुए भी खाना बनाया है। चुपचाप उठो और अपने ससुर जी को नाश्ता बनाकर दो। सारिका गुस्से में उठी और बोली, माँ जी आप मुझे ऐसी बहू मत समझिएगा जो खामोश रह जाती है। मुझ पर आपका ना तो कोई जोर चलेगा और ना ही कोई अत्याचार। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही उठ जाती, लेकिन आप ठीक नहीं हैं तो आप अपनी बेटी से कहो कि नाश्ता बनाए और मुझे भी दे दे, जिससे मैं दवाई खा सकूं। उमा देवी के तो
होश ही उड़ गए और वह छाती पीट पीट कर कहने लगी कि यह कैसी बहू आ गई मेरे घर में जो ननद से ही खाना बनाने को कह रही है। उस दिन रचित घर में था तो उसने आकर सारिका से कहा कि भाभी आप यह सब क्यों कर रही हैं? मैं तो अपनी पत्नी को ही ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगा। सारिका सुबह से सबका गुस्सा देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। वह दोपहर में उठकर कहीं चली गई। सास ने पीछे से आवाज दी तो उसने अनसुना कर दिया। 2 घंटे बाद वह वापस आई और वापस अपने कमरे में चली गई तो उमा देवी ने जाकर कहा कि अब क्या इतनी आवारा हो गई है जो घर से बिना कहे चल देती है। सारिका ने अपनी सास से कहा कि माँ जी मैं किसी ज़रूरी काम से गई थी। आप लोगों ने तो सुबह से मुझे छूकर भी नहीं देखा कि मेरा बुखार कैसा है। फिर ये मेरा घर कैसे हुआ जिस घर में मैं दिन रात इतना काम करती हूँ और सबको खाना बनाकर खाने को देती हूँ। इस घर में किसी ने अभी तक मुझे मेरी तबीयत नहीं पूछी है। ऊपर से मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपको अपनी तनख्वाह नहीं देती। आप इतनी अच्छी होती हैं तो मैं आपको तनख्वाह दे देती, मगर अफसोस माँ सिर्फ एक ही होती है। सास तिल मिलाकर कमरे से बाहर चली गई। शाम को अमित घर में आया तो उसने गुस्से हुए जोर से सारिका को आवाज लगाई तो उमा देवी ने कहा कि आज वह महारानी बिस्तर से नहीं उठी है और सारा काम हमने खुद किया है, खाना भी खुद बनाया है। यह सुनकर अमित और भी आग बबूला हो गया। तभी अंदर से सारिका निकल कर आई। वह थोड़ा लड़खड़ा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी अमित ने अनदेखा किया और उसे गुस्से में पूछा कि आज तुम बैंक क्यों गई थी। अमित के मुंह से यह बात सुनकर उमा देवी भी चौंक गई। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा कि बेटा यह जा रही थी तब मैंने पीछे से आवाज देकर पूछा भी था, लेकिन यह किसी को कुछ बताना ही कहाँ चाहती है। हम इतने फिर से दहाड़कर सारिका से कहा कि सारिका मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम आज बैंक में क्या करने गई थी? तुमने वह आरडी क्यों बनवाई है? तो इस बात पर सारिका ने कहा मैंने वह आरडी भविष्य को ध्यान में रखकर बनवाई है जिससे कि ज्यादा पैसा मिले और यह पैसा फिजूल खर्च ना हो। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अमित ने आंख निकालकर कहा कि क्या तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी? तो सारिका ने भी कहा कि मैं मेहनत करती हूँ और उसी से सैलरी मिलती है, तो उसे खर्च करने की जिम्मेदारी भी मेरी है और हक भी मेरा है। तो तुम क्यों पूछ रहे हो? उसको खर्च करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत क्या है? उमा देवी झट से बोल पड़ी कि देख रहा है बेटा यह किस तरह जवाब देती है। तो सारिका ने कहा कि अगर आप सबको बेवकूफ़ बना रही हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं घर में कहीं पर कोई खर्च करने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन सैलरी पर अधिकार मेरा है। यह मैं तय करूंगी कि मुझे इसे कहाँ खर्च करना है और कब खर्च करना है। अब तो अमित उसे देखता ही रह गया। उसने कमरे में जाकर सारिका के कंधे पकड़कर कहा कि सारिका तुम इस घर में ऐसा करके फूट डाल रही हो। तो सारिका ने कहा कि तुम लोग भी तो मुझे रोक रहे हो। अगर मैं नौकर रखना चाहती हूँ तो मुझे मना किया जा रहा है। इस पक्ष में तुम कभी क्यों नहीं बोलते? इस बात का अमित के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और सारिका वापस लेट गई। अगले दिन शाम को जब सारिका घर में आई तो सारिका के हाथ में शॉपिंग बैग देखकर उमा देवी बौखला गई और बोली, बहू तुम बहुत बेशर्म हो। तुमसे कई बार कहा है कि पूछ कर खर्च किया करो। अब तुम इसमें क्या लेकर आई हो? सारिका ने अपनी सास से कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, अब से मैं किसी के ऊपर खर्च नहीं करूंगी, सिर्फ अपने ऊपर करूंगी। मेरी सहेली की शादी है और मैंने उसको देने के लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं और अपने लिए एक ड्रेस भी खरीदी है। यह सुनकर तो उमा जी
का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तभी सारिका ने एक ड्रेस निकालकर अपनी ननद सीमा को देते हुए कहा कि दीदी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। सीमा देखते ही खुश हो गई, जबकि उमा देवी उसको बार बार आंख दिखा रही थी। तभी रचित घर आया और उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आज कई लोगों को मेरी कंपनी में से निकाल दिया गया है। अचानक कई लोगों की नौकरी चली गई। उमा देवी थोड़ा घबराकर बोली, लेकिन तेरी नौकरी तो नहीं गई ना। इस बात को सुनकर रचित का चेहरा उदास हो गया और उसने मुंह लटकाकर कहा कि मेरी नौकरी भी चली गई है। ये सुनकर तो सास माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और कहने लगी कि अब इतने बड़े घर का खर्च अकेला अमित कैसे चलाएगा। सामने खड़ी सारिका सब कुछ सुन रही थी। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई तो उमा देवी कहने लगी कि देखा, महारानी को घर में मुसीबत आ गई है और यह साथ देने की बजाय चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस समय अमित भी घर में वापस आया और उसने आकर कहा कि इस समय मंदी चल रही है, इसीलिए लोगों को ऑफिस से निकाला जा रहा है। मेरे ऑफिस में भी लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। अब घर में खर्चा कटौती करना पड़ेगा, क्योंकि इतने से पैसे में घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पाएगा। तभी अंदर से सारिका आई और उसने अपनी सास के हाथ में एक चेक दिया, जिस पर 1 लाख का अमाउंट लिखा हुआ था, जिसे देखकर सास चौंककर उसको देखने लगी। सारिका ने तुरंत कहा, आप दोनों दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ अच्छी तनख्वाह भी मिले, और जब तक माँ आप इस पैसे से घर चलाओ। सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे तो मुश्किल वक्त निकल जाएगा। सारिका की इस बात ने तो आज सबको हैरान होने पर मजबूर कर दिया। सारिका की इस हरकत ने ससुर जी का दिल पिघला दिया और वह बोले, बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस घर की मदद करोगी, क्योंकि तुमने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया था। तो सारिका ने हंसकर कहा, पापा जी, मैं तो अब भी अपनी तनख्वाह नहीं दे रही हूँ, जो घर में काम आएंगे। आखिर यह मेरा भी तो घर है, लेकिन तनख्वाह पर मैं अपना ही हक रखना चाहती हूँ। यह बात सुनकर ससुर जी मुस्कुरा दिया, लेकिन उमा देवी आंखों में आंसू आ रहे थे। सारिका ने उनकी तरफ देखा तो वह बोली, बेटा, आज देखा जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, लेकिन तूने एक झटके में हल कर दी। तूने साबित कर दिया कि बहुएं बेटी नहीं बल्कि बेटा होती हैं। बेटा, मैं आज तक तेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो सारिका ने अपनी सासू माँ के हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, हमारे ऑफिस में तो ऐसी बातें रोज होती रहती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाद में हम आपस में बात नहीं करते। हाँ, ये अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छे नोट पर खत्म हुआ है। बात बढ़ जाए तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। तभी सारिका के देवर रचित ने अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भाभी, इस दरार को बढ़ने से आपने रोक लिया है। हम तो आपको गलत समझते थे, मगर आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे भी माफ कर दो। सीमा ने भी माफी मांगी और अमित भी कहने लगा कि सारिका, मैं खुशनसीब हूँ कि जो पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली हो, जो हर गोर को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना जानती है। इसके बाद सब लोग प्यार से हंसने लगे और सारिका ने घर में एक नौकर लगा दिया, जिस पर उमा देवी ने इस बार कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।